हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अनुपम अनुराग, अनुपम ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चैनल में आप पहली बार आए हैं तो तब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें दोस्तों। तो लहरों से डलकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो लहरों से डलकर नौका पार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। आज मेरा चेहरा में रौनक भरा हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज है 4 मार्च। जी दोस्तों, एग्जाम में आपका 20 दिन बचा हुआ है और आज से ही मैं चालू कर रहा हूँ 20 दिन बीट मैराथन का क्लासेज, जो लगातार 2 घंटे चलेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग चैनल में पहली बार आए तब सब्सक्राइब कर दे और 20 दिन आप लोग लगातार पढ़े दोस्तों, क्योंकि अब एग्जाम में 20 दिन ही बचे हुए हैं दोस्तों। इसलिए जी जान मेहनत लगा डिविजन लाए दोस्तों। मेरा यही आग्रह है दोस्तों, मैं निवेदन प्रणाम करता हूँ दोस्तों कि 20 दिन बीट मैराथन जरूर इस क्लास में अटेंड करें दोस्तों। समुद्र का भी बेटे रात को 2 बजे से चल रहा है दोस्तों, उसमें भी आए और ये बेटे चलेगा 12 से 2 बजे के बीच दोस्तों, 12 से 2। ठीक है दोस्तों। और जो पिछला बेटे चल रहा है आधा आधा घंटे का 3 बीट है, वो 10 बजे से रात को चल रहा है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, 2 दिन से क्लासेज नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा बहुत ही तेज तबीयत खराब और अभी भी है दोस्तों, लेकिन अभी थोड़ा पेट दर्द कर रहा है दोस्तों। इसलिए आप लोगों के बीच 8 क्लास चालू करने के लिए बहुत ही जरूरी था दोस्तों। चलिए ठीक, समय ना गवाते हुए मैं आज 20 दिन बीट मैराथन का क्लासेज चालू करने जा रहा हूँ। 20 दिन बीट मैराथन का क्लासेज और विज्ञान पढ़ाएंगे दोस्तों। जी दोस्तों, आज विज्ञान पढ़ाएंगे 20 दिन बीट मैराथन। चलिए पहले देखते हैं विज्ञान का सिलेबस। विज्ञान का सिलेबस देखते हैं। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण तो पढ़ना है दोस्तों। चैप्टर 2 अम्ल क्षारक अम्ल तो पढ़ना है। चैप्टर 3 धातु में धातु तो हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक जो पढ़ना है। चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है दोस्तों। चैप्टर 6 देवपर कलम जो हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है दोस्तों। चैप्टर 8 द्युतनन कैसे करना है जो हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैविका जो हम लोगों को पढ़ना है। 14 उल्टा के तौर जो हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण जो हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 16 प्राकृतिक संसाधनों को प्रबंधन जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा परावर्तन जो हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 11 मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा तंत्र जो हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 12 विद्युत जो हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह जो हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों, विज्ञान में हम लोगों को 2 ही चैप्टर नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय और चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन। तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए आज हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को चालू करते दी दोस्तों। 2 घंटे का लगातार 20 दिन बीट मैराथन प्रतिदिन डेली होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समय ना गवाते हुए हम लोग चालू करते हैं चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों देखिए, आप लोगों का डॉट एंटर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि 20 दिन में ही हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवाना है। ठीक है, चलिए हम लोग चालू करते हैं चैप्टर 1 रासायनिक पर अभिक्रिया एवं समीकरण। चालू करते हैं। आयु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, आयु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है कि इसकी ऊपरी ताकि धूलकलन आदि भी साफ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। पहला, हाइड्रोजन क्लोरीन जो रिएक्शन देता है हाइड्रोजन क्लोराइड उत्तर H2 + Cl2 जो रिएक्शन देता है 2HCl।
दूसरा वोलियम क्लोराइड पलट एल्युमिनियम सल्फेट जो रिएक्शन देता है बेरियम सल्फेट पलट एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका उत्तर 3BaTl पलट Al2SO2 3 जो रिएक्शन देता है 3BaSO4 पलट 2AlTl। तीसरा सोडियम पलट जल जो रिएक्शन देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पलट ऑक्सीजन। उत्तर 2Na2 पलट 2H2 जो रिएक्शन देता है 2NOOH पलट H2। नेक्स्ट क्वेश्चन जब लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदलता है। उत्तर जब लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण लो सल्फेट का निर्माण होता है। देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं TOH एक्वेट प्लस Fe जो रिएक्शन देता है FeHO CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न अभिक्रियाओं में उपस्थित तथा अपस्थित पदार्थों की पहचान कीजिए। उत्तर पहला 4Na2 रिएक्शन देता है तो 2Na2OH। उत्तर सोडियम Na2O में उपस्थित होता है। दूसरा TOH प्लस H2 जो रिएक्शन देता है TOH प्लस H2I। TO कॉपर होता है जबकि हाइड्रोजन दल H2O में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उत्तर जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। उत्तर N2D प्लस H2D जो रिएक्शन देता है 2NHD। नेक्स्ट दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में वहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। उत्तर 2H2HD प्लस 3O2 जो रिएक्शन देता है 2H2OL2H2OD। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मात्रोतीय अभिक्रिया का क्या अर्थ है। उदाहरण दीजिए। उत्तर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण पहला संबित संशोधन अभिक्रिया CH4 रिएक्शन देता है CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। दूसरा थर्माइट अभिक्रिया 2Al प्लस Fe2O जो रिएक्शन देता है 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा। ऊष्मात्रोतीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। TH2O2 जो रिएक्शन देता है TaO प्लस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों टॉर्सन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं वर्णन करें। उत्तर टॉर्सन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है अर्थात वह उपदहित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है अर्थात टॉर्सन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया को संशोधन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। उत्तर वियोजन अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक दो अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाता है। उदाहरण TH3 जो रिएक्शन देता है गर्म करने पर TaO प्लस CO2। संशोधन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं
जिनमें दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। TaO प्लस CO2 दो रिएक्शन देता है THCO3। उपयुक्त उदाहरणों में दोनों अभिक्रियाएं समान है किंतु विपरीत स्थितियां दिखा रही है। अभिक्रियाओं को संशोधन अभिक्रियाओं के विपरीत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन योजन अभिक्रियाओं का एकक समीकरण दिखे जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के प्रदान की जाती है। उत्तर, ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में प्रयोग हो रहा है THCO3 जो रिएक्शन देता है TaO प्लस CO2। ऊर्जा का प्रकाश के रूप में हो रहा है 2AgTlH जो रिएक्शन देता है 2AgH प्लस Cl2d। ऊर्जा का विद्युत के रूप में उपयोग हो रहा है 2H2O जो रिएक्शन देता है 2H2 प्लस O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। उत्तर, विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षा के लिए अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा उत्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया में TuHO4 में TuZn द्वारा विस्थापित हो जाता है क्योंकि Zn अपेक्षा के लिए अधिक अभिक्रियाशील है। TuHO4 Zn जो रिएक्शन देता है ZuHO4 प्लस Tu। द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक नए उत्पादों के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान है। Na2H4 एक्वच BaCl3 एक्वच प्लस जो रिएक्शन देता है BaHO4 एक्वच प्लस 2NaCl एक्वच। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलवल के शोधन में चिलवल विलयन से चिलवल प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। उत्तर, जब चिलवल नाइट्रेट के विलयन में कॉपर मिलाया जाता है तो यह चिलवल को विस्थापित है क्योंकि कॉपर चिलवल से अधिक अभिक्रियाशील होता है। 2AgNO3 प्लस Cu जो रिएक्शन देता है 2NO3 2 प्लस Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम में आएगा तो बता दीजिए। वह अभिक्रिया अवक्षेप का मतलब किसी अवक्षेप का निर्माण होगा उसे अवक्षेपण अभिक्रिया का। उदाहरण, Na2H4 एक्वच प्लस BaCl2 एक्वच जो रिएक्शन देता है BaHO4H प्लस 2NaCl एक्वच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कर रहे प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दे। पहला, उपचयन, दूसरा अपचयन। तो उत्तर, उपचयन वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उन्हें अपचयन करते। उदाहरण, पहला 2Cu प्लस O2 रिएक्शन देता है 2COO। दूसरा 2H2 प्लस O2 जो रिएक्शन देता है 2HCO। अपचयन वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उन्हें अपचयन करते हैं। उदाहरण, पहला Zn प्लस Cu। दूसरा Cu प्लस H2 जो रिएक्शन देता है Cu प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग का यौगिक के नाम बताइए। उत्तर, चमकदार भूरे रंग का तत्व X कॉपर है। जब इसे हवा में गर्म किया जाता है या कॉपर ऑक्साइड के जमा होने के कारण काला पड़ जाता है 2CO प्लस O2 जो रिएक्शन देता है 2CO। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर, लोहे की वस्तुओं को साधारण से बताने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है? उत्तर, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को सतह गलत होने से बताने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। जब ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संतारण किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई धातु अपने हाथ पर नमी आदि के संपर्क में आती है तब वह संतालित होती है और इस प्रक्रिया को संतारण कहते हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? उपचयित होने पर तेल एवं
वटा विकलित गंदी हो जाती है तथा उसके तवा तथा प्रक्रिया को विकलित गंडरीता कहते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समाप्त होता है हो गया। तो क्या चल कलाते अभी समाप्त हो जाएगा? डी नहीं दोस्तों, हम बोलने लगातार 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, 1.5 नहीं तो 1 घंटा जरूर पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आज पट कलाते दोस्तों इसलिए, ठीक है। तो चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समाप्त हो गया और कलाते को ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अभी चालू करेंगे अम्ल चालक एवं लवण। ये दोस्तों अम्ल चालक एवं लवण अभी चालू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों 20 दिन में ही हम लोग का 10 क्लास का चैप्टर कंप्लीट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चालू करते हैं चैप्टर 2 अम्ल चालक एवं लवण। ठीक है, पहला प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं कच्चे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं रखने, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उत्तर, दही एवं कच्चे पदार्थों में अम्ल होता है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अतः यदि ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन संचालित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? उत्तर, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो पहले हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। उदाहरण के लिए जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया को लेते हैं। चित्र 2.2 के अनुरूप उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। एक परत नली में लगभग 5 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालिए। परवाह नली को परत नली में कटकर बंद कर दीजिए ताकि निर्मित गैस साबुन के विलयन से होकर गुजरे। निर्मित गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले विलयन से बाहर निकलते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के संपर्क में लाने पर बुलबुले में उपस्थित गैस पट पट की तेज ध्वनि के साथ जलने लगती है। इससे साबित होता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित गैस हाइड्रोजन। चित्र 2.2 देखिए दोस्तों को, देखिए है चित्र 2.2 देख लीजिए गोलते दोस्तों, दिख रहा है ना? देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धातु यौगिक के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। उत्तर, TaCO2 + 2HCl जो रिएक्शन देता है TaCl2 + H2O + CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl2 HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय विलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में के विलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? उत्तर, HCl2 HNO3 आदि में उत्सर्जन योग H+ होते हैं। जब इन्हें जल में घुलाया जाता है तो H+ आयन अलग हो जाते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण करते हैं। अल्कोहल तथा ग्लूकोज में कोई उत्सर्जन योग्य H+ आयन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? उत्तर, जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर आयनों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए HCl + H2O दो रिएक्शन देता है। Cl + H2O ये आयन विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पटल के रंग को क्यों नहीं बदलते? उत्तर, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वियोजित होकर H+ आयन नहीं देता है अतः यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल को संकुलित करते समय वह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाने चाहिए न कि जल को अम्ल में?
उत्तर दल में अम्लीय चालक के घुलने की पल के लिए अत्यधिक उष्माटेपी होती है। दल में तांड नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा दल को लगातार हिलाते हुए दल में मिलाने चाहिए। तांड अम्ल में दल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण तलक कर बाहर आ सकता है। व्यक्ति दल सकता है ताकि अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल के विलयन को अनुकूलित करते समय हाइड्रोनियम आयन H2O की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? उत्तर, हाइड्रोनियम H2O प्लस आयन की सांद्रता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक चालक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता कैसे प्रभावित हो? हाइड्रोक्लोरिक OH समूह की सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास दो विलयन ए एवं बी, विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान है, तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारकीय? उत्तर, विलयन ए में हाइड्रोजन प्लस आयन का अधिक सांद्रण अतः विलयन ए अम्लीय तथा विलयन बी क्षारकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन प्लस एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन के प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बढ़ता जाता है विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस एक्वस आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? उत्तर, यह हाइड्रोजन प्लस आयन डलते आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई किसान कैट की मृदा की किस परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है? उत्तर, यदि कोई किसान यह पाता है कि उसके खेत की मिट्टी अम्लीय हो चुकी है तो उसे मिट्टी का प्रोटीन बनाने के लिए क्षारकों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, टर्म 1 में पूछने का उम्मीद है, टर्म 1 में जो पूछने का उम्मीद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, TaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या? उत्तर, विलंदक टून। ये भी पूछ सकता है विलंदक टून किस यौगिक का नाम है? तो OCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन टेक्लिया करके विलंदक टूल बनाता है? उत्तर, शुष्क भुजा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर दल को मिल्डू करने के लिए किस सोडियम जाता है? उत्तर, धोने का सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की दल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर, CH2 1/2 1/2H2 जो रिएक्शन देता है CaH4 नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ऑप्शन पहला 1, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 10। तो उसका उत्तर होगा 10। जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1 नंबर का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? ऑप्शन पहला NaCl, दूसरा HCl, तीसरा LiCl, चौथा KACl। तो इसका उत्तर होगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH का 10 मिलियन विलयन NaOH का 10 मिलियन विलयन HCl का 8 मिलियन विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के विषय विलयन का 20 ml लें तो उस उदासीन करने के लिए HCl के विषय विलयन को कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन पहला 4 ml, दूसरा 8 ml, तीसरा 12 ml, चौथा 16 ml। तो उत्तर होगा इसका 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन पहला एंटीबायोटिक, दूसरा एनाल्जेसिक, तीसरा एंटीसिड, चौथा एंटीसेप्टिक। उत्तर इसका होगा एंटीसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल तथा ग्लूकोज
तथा यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। दिए गए तिथि के अनुसार पहले तिथि देखिए तब इसका उत्तर समझाते हैं। तिथि देख लीजिए गोलते। हाँ जी दोस्तों, ऊपर वाला ही तिथि है। गोलते देखिए, देखिए गोलते देख रहे हैं। हाँ देखिए, देख लिए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बीकर में ग्लूकोज का विलयन डालकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। बल्ब नहीं जलता। इसका मतलब है कि ग्लूकोज आयनों में विघटन नहीं होता है, तो ग्लूकोज एक अम्ल नहीं है। उसी तरह एल्कोहल भी एक अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो इम्पोर्टेंट है। दो आठवीं दल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वोल्टर का दल का होता है। उत्तर, आठवीं दल आयनों में विघटित नहीं होता है, तो यह विद्युत का चालन नहीं करता है। वोल्टर दल में कार्बन डाइऑक्साइड खुली हुई होती है, जो कार्बनिक अम्ल बनाती है। CO2 प्लस H2O H2 CO2। यह कार्बनिक अम्लों में विघटित हो जाते हैं। H2 प्लस 2H2 रिएक्शन देता है। H2O प्लस 2 CO3 माइनस 2 आयन वोल्टर दल द्वारा विद्युत का चालन करने के लिए उत्तरदायी। उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। उत्तर, जल की अनुपस्थिति में अम्ल विघटित नहीं होता है, तो यह अम्लीय व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादे दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। अपने उत्तर समझाइए। उत्तर, दही खट्टा होता है। इसका अर्थ है कि इसका पीएच 6 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक गवाला सादे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। पहला, सादे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा 4 ये क्यों बना देता है। उत्तर, बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, मिलाने पर दूध क्षारीय हो जाती है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। उत्तर, क्योंकि दही बनने के लिए अम्लीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आधरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर डिप्टम का निर्माण करता है। अतः यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आधरोधी बर्तन में नहीं रखा जाता है तो इसकी पूरी मात्रा डिप्टम में बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एनर्जी भले ही कम हो गया, लेकिन एक चैप्टर और पढ़ा के इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, दो अभी पढ़ाएंगे। उदासीन किरण अभिक्रिया क्या कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, किसी अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया उदासीन किरण अभिक्रिया कहते। उदाहरण, NaOH aqueous प्लस HCl aqueous रिएक्शन देगा NaCl aqueous प्लस H2OL। दूसरा उदाहरण, CaOH2 aqueous प्लस H2SO4 aqueous रिएक्शन देगा CaH2O2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग पता है। धोने का सोडा का उपयोग, पहला, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग सोडियम यौगिकों जैसे बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। बेकिंग सोडा के उपयोग, पहला, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के उपयोग एसिड के संगठन के रूप में किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह अधिक मात्रा को उदासीन बनकर का राहत पहुँचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्नितानक में भी किया जाता है। तो दोस्तों चैप्टर 2 अम्ल चालक एवं लवण समाप्त हो गया। तो क्या चैप्टर अब आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। नहीं दोस्तों, एक चैप्टर और करेंगे। जी दोस्तों, एक चैप्टर और करेंगे। चैप्टर 3 धातु एवं अधातु भी पढ़ेंगे। दोस्तों 20 दिन बीच मैराथन में डेली 3 चैप्टर पढ़ेंगे हर चैप्टर का। ठीक है, डेली 3 चैप्टर हम लोग कराएंगे दोस्तों, क्योंकि 20 दिन में ही हम लोगों को कल जय हिंद बोल देना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आइए। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।
एक बात और, नौका, एक बार और देख लीजिए, नौका का सॉरी एक बार ठाउट सुन लीजिए, नौका करने वालों के पार नहीं हो, नौका कर नौका सॉरी, चलिए चैप्टर 3 चालू करते हैं, धातु है माँ धातु। ठीक है, पहला क्वेश्चन, धातु है माँ धातु, चैप्टर 3 चालू करते हैं। क्वेश्चन, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर दर होती है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो चाकू से हटाने से काटा जा सकते, तो इसका उत्तर होगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो इसका उत्तर होगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो इसका उत्तर होगा धातुओं में एंटीन ऊष्मा की सर्वाधिक कुचालक है, इसकी कुचालकता कुटा धातुओं जैसे ग्रेफाइट से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आता है आघातवल तथा टेन का अर्थ बताए। उत्तर, आघातवल कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, ऐसी धातुओं को आघातवल का। टेन धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, उत्तर नेत्र कहलाते, ऐसी धातु को टेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? उत्तर, सोडियम सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, किंतु यह केरोसिन के साथ ना तो कोई अभिक्रिया करती है और ना ही इसमें घुलती है, अतः सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। भाप के साथ आयरन, तो उत्तर 2Fe प्लस 3H2 जो रिएक्शन देता है Fe2O3 प्लस 3H। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए जो तल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, उत्तर Ca प्लस 2H2 जो रिएक्शन देता है CaOH2 प्लस H2, 2K प्लस H2 जो रिएक्शन देता है 2KOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2O की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उत्तर, धातु के लवण के तहत हाइड्रोजन गैस निकलती है Fe प्लस H2O जो रिएक्शन देता है FeHO प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक को आयरन एच सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उत्तर, जिंक आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है, Zn प्लस FeHO रिएक्शन देता है ZnHO प्लस Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का द्रव्यमान गलनांक, आयनिक यौगिकों का द्रव्यमान क्यों होता है? द्रव्यमान उच्च क्यों होता है? उत्तर, आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होता है, ऐसा आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण होता है। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का द्रव्यमान उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज किसे कहते हैं? वे तत्व या यौगिक जो भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क किसे कहते हैं? कुछ स्थानों पर खनिजों में विशेष धातुएं अत्यधिक मात्रा में होती है जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धातुओं के नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। उत्तर, सोना एवं प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? उत्तर, कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? उत्तर,
तकलियता तेरेनी में नीचे स्थित धातु हैं जैसे टोना तांदी आदि अतानी ते तंतालित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र धातु मित्रातु क्या होता है? उत्तर, दो या अधिक धातुओं या एक धातु तथा एक अधातु का मिश्रण मित्रातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उत्तर, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करते उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित तरीके से अम्लों द्वारा क्षारों के साथ अभिक्रिया करता है। Al2O3 + 6Cl रिएक्शन देता है 2Al Cl2 + 3H2O। Al2O3 + 2NO जो रिएक्शन देता है Na2O। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धातुओं का नाम बताए तो तनु अम्ल हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो ऐसा नहीं कर सकते। उत्तर, हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले धातु में मैग्नीशियम, जिंक। हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकने वाले धातु में कॉपर, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलित कलम में आप एनोल केटोन एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? उत्तर, इस प्रक्रिया में अटूट धातु को एनोल बनाया जाता है तथा अटूट धातु की एक पतली पट्टी को केटोन बनाया जाता है। धात्विक लवण का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। उपकरणों को दिए गए चित्र के तांबे का विद्युत अपघट्य पलित कलन अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन का विलयन विद्युत अपघट्य है। अटूट तांबा एनोल है, जबकि टूट तांबे की पट्टी केटोन का कार्य करती विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट तांबा केटोन पर निक्षेपित हो जाता है। चलिए देखिए ये फिगर को देख लीजिए दोस्तों, फिगर को फिर आगे बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनुताल व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य से विद्युत प्रवाह पर एनोड स्थित टूट धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। टूट धातु की इतनी मात्रा केटोन पर हो जाती है विलयनशील अटूटियाँ विलयन में पहुंच जाती है, जबकि अविलयनशील अटूटियाँ एनोल के नीचे जम जाती है। इन्हें एनोल पंख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोहे के जंग से बताने के लिए दो तरीके बताए तो उत्तर, अतः लेपन करके ईट प्रक्रिया में लोहे के वस्तुओं के ऊपर जिंक को एक परत चढ़ाई जाती है। दूसरा, पेंटिंग करके इस प्रक्रिया में लोहे के वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु में कैसा ऑक्साइड बना? क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड। कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताइए कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रिया तथा संचालित भी नहीं होते, उनकी चमक भी तेज होती है। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताइए कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। उत्तर, सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी अभिक्रियाशील है कि खुले में रखने पर तत्काल आग पकड़ लेती है, अर्थात उन्हें बचाने तथा आग लगने से रोकने के लिए उन्हें के अंदर संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताइए कि एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु अलावा इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर, एल्युमिनियम संचालित नहीं होता, ताकि यह ऊष्मा का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताइए कि निष्कर्षण की प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फाइड आयन को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। उत्तर, किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अत्यंत पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल लेना चाहिए। दोस्तों बहुत ही एनर्जी कम हो चुका है क्योंकि लगातार 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए वेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अपने तांबा के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए देखा होगा। इकट्ठे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी?
तांबा ऑक्साइड हम लोग अभी क्लियर करता है, किंतु तांबा तो अभी क्लियर नहीं करता, अतः तांबे को अम्लीय पदार्थों द्वारा ताप किया जा सकता है। ये तांबे के 43 हिस्सों कॉपर ऑक्साइड को अलग कर तथा शुद्ध तांबा बचा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं में अंतर लिखिए। उत्तर, पहला, आयन का निर्माण धातुएं धनायन बनाती है, जबकि धातुएं अम्लीय निर्माण करते। उत्तर, अम्लीय प्रकृति धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि धातुएं अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती। तीसरा, जल के साथ अभिक्रिया धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करते, परंतु धातुएं अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट है दोस्तों आज के लिए, और कैपिटल का भी लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु नहीं, इसका कारण बताए। उत्तर, गरम लोहा बोलते पानी थी उत्पन्न भाप के साथ अभिक्रिया नहीं होता, किंतु तांबा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो दोस्तों आज के लिए इतने, जब भी नेक्स्ट डे विज्ञान का कला टेस्ट होगा तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? बीच में रहता लगातार 40 से 45 मिनट हुआ दोस्तों, 1.5 घंटे तक टारगेट लिए थे, लेकिन देखिए चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों 3 से 4 चैप्टर बीच में मैराथन का कला टेस्ट, और कल भी जो होगा मैराथन कला टेस्ट वो होगा रात को 12 बजे थे, ठीक है, और कल दूसरा चैप्टर होगा। तो आज के लिए नहीं, और दोस्तों आज अभी मतलब 2 बजे, जो रात को 2 बजे तमुद्रन का कलाते थे दोस्तों, इसलिए उसमें जरूर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इतने ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।